तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि जिस क्षेत्र में भूकंप उठता है, कि जिस जगह भूकंप उठेगा उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, फोकस। और उसका ऊपरी जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है, एपिसेंटर। तो मान लीजिए आपके पास ये धरातल का कोर है, ये धरातल का आउटर कोर है, उसके बाद ये क्या है, एक हम जोन दिखा देते हैं लोअर और अपर मेंटल का। ठीक है, ये जो है ये है आपका अपर मेंटल, फिर ये वाला है ये है लोअर मेंटल, फिर ये आपके पास क्या है, आउटर कोर। आउटर कोर इसको OC से डिनोट किया जाता है, याद रखना। ये है आपका इनर कोर, इसको IC से डिनोट किया जाता है। और इसके लिए जो सिंबल लगते हैं भूकंपीय तरंगों के साथ वो इसके लिए लगता है IK। इस OC के लिए जो आउटर कोर होता है इसके लिए सिर्फ क्या लगाया जाता है, K। इससे टकराकर कोई तरंग चली जाए तो C। और जो आपके पास ये अपर और लोअर मेंटल है और ये आपके पास कौन सा हिस्सा है, भूपर्पटी। भूपर्पटी का मतलब है आपकी अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट के साथ हम इस जोन को क्यों उठा रहे हैं, हमें यह पढ़ना है कि जो भी तरंग आएगी वो अपना किस तरह का जोन पैदा करेगी और वो तरंगे होंगी कैसी। ये आपके पास रेड कलर हमने दिखा दिया, ये हमारा क्या है, इनर कोर। उसके बाद हमारे पास ये जो क्षेत्र है ये हमारा कौन सा है, आउटर कोर। अब हम ये क्यों दर्शा रहे हैं, क्योंकि हम इनको डिटेल से भी उठाएंगे तरंगों के साथ। ठीक है, और बाहर वाला क्या है, मेंटल जोन। हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो तरंग उठती है, भूकंपीय तरंग, कौन सी तरंग बताई थी मैंने कल, इनको हम एक तरह से सिस्मिक तरंग कहते हैं। यानी हम क्या कहते हैं, सिस्मिक तरंग। और सिस्मिक तरंग का मापन कहां पर होता है, इनका जो मापन होता है वो सिस्मिक सेंटर पर होता है। इनका मापन जो होता है वो कहां पे किया जाता है, सिस्मिक स्टेशन पर किया जाता है। सिस्मिक स्टेशन का मतलब है कि जिस जगह इनका आंकलन हम करेंगे। ठीक है, फिर बात आती है कि ये होती कैसी तरंगे हैं। अगर आपसे पूछे कि भूकंपीय तरंग किस प्रकार की तरंग है, कि जो भी भूकंपीय तरंग होगी तो वो किससे चलती है, पदार्थ से। तो भूकंपीय तरंगे अपने आप में यांत्रिक तरंगे होती है। यांत्रिक का मतलब आपके पास मैकेनिकल तरंगे। ये कैसी तरंगे होती है, आप याद रखोगे कि दीज आर मैकेनिकल वेव, यानी ये एक तरह से मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव कौन सी होती है, जो गमन करने के लिए माध्यम की रिक्वायरमेंट करती है। यानी जो तरंगे केवल माध्यम से गुजरती है, जो तरंगे केवल कहां से गुजरती है, माध्यम से, यानी दे प्रोपागेट थ्रू मीडियम, यानी इनको गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी गमन करने के लिए, प्रोपागेशन करने के लिए इनको किसकी आवश्यकता होती है, प्रोपागेशन करने के लिए माध्यम की अति आवश्यकता होती है। तो माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये चीज है हमारे पास एक तरह से क्राइटेरिया किसका, कि भूकंपीय जो तरंग है वो यांत्रिक तरंगे हैं, मैकेनिकल वेव है। जो तरंगे केवल माध्य से गमन करती है, यानी इनको चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। अब हमने इनको अलग तरीके से कैटेगराइज किया था। तो वैसे आधारभूत यानी बेसिक टाइप, अगर आधारभूत प्रकार पूछे इनके कि बेसिक टाइप यानी आधारभूत, मूल आधारभूत प्रकार पूछे जाते हैं तो आप क्या जवाब दोगे, दो ही प्रकार की होती है। और वैसे हम लिखते हैं तो 3 होती है। साधारण अगर जवाब आपसे मांगा जाए कि भूकंपीय तरंगों के प्रकार कितने हो सकते हैं, तो आप बेझिझक बता सकते हो कि भूकंपीय तरंगों के प्रकार 3 होते हैं। लेकिन अगर मूल भौतिक रूप से पूछे, मूल आधार रूप से पूछे, तो आप बताएंगे कि कितने प्रकार होते हैं, इसके 2 ही होते हैं। पहला प्रकार जो होता है वो कौन सा होता है, कि भूकंपीय तरंग का पहला जो प्रकार होता है उसे हम भूगर्भिक कहते हैं। भूगर्भिक तरंगे कहते हैं।
यानी भूगर्भिक तरंगों का मतलब क्या होता है आपके पास, ये होती है बॉडी वेव। बॉडी वेव का मतलब दूसरा नाम होता है काय तरंगे। काय तरंगे, इनको काय तरंगे भी कहते हैं। उसके अलावा इन्हें एक और नाम दिया जाता है, वो होता है शरीर तरंगे। शरीर तरंगे, तो शरीर तरंगे जो होती है भूकंप की, वो अपने आप में कौन सी वेव होती है, बॉडी वेव। यानी भूगर्भिक नाम क्यों दिया था, क्योंकि ये अंदर की ओर जाती है, यानी पृथ्वी के क्या है पूरे हिस्से में क्या है पहुंच सकती है, कोर से होकर गुजर सकती है, कोर से टकरा कर क्या इधर उधर गमन कर सकती है। तो ये आपके पास दोनों तरीके के काम करती है। इनका क्या होता है, अपवर्तन और परावर्तन होता है। तो इसलिए भूगर्भिक तरंगे काय तरंगे या शरीर तरंगे कहलाती है। ये आपकी कितने प्रकार की होती है, दो। ये जो भूगर्भिक तरंगे होती है ये आगे चलकर, कल मैंने डिटेल दी थी हल्की सी, तो ये दो प्रकार की होती है। तो ये दो प्रकार की कौन सी होती है, नंबर एक, इनमें से जो नंबर एक आती है वो आपके पास पी वेव कहलाती है, जिसे हम प्राइमरी वेव कहते हैं। आगे डिटेल दूंगा, इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे। एक का नाम क्या होता है, पी वेव, और दूसरी का नाम क्या होता है, एस वेव। यानी एक आपके पास प्राइमरी वेव है और दूसरी आपके पास सेकेंडरी वेव है। एक प्राइमरी वेव और दूसरी आप क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेव। तो ये आपके पास दो प्रकार की वेव आती है। कौन सी होती है, ये शारीरिक तरंगे होती है। तो भूकंप की जो शारीरिक तरंगे होती है वो कौन सी होती है, तो दो होती हैं। भूगर्भिक तरंगे पूछे तो दो होती है, बॉडी वेव पूछे तो दो है आपके पास। एक है आपके पास पी वेव और दूसरी क्या है आपकी, एस वेव। तो ये तो हिस्सा हुआ हमारे पास किसका, जो आपकी भूगर्भिक है। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है आपके पास, दूसरे नंबर पे आती है पृष्ठीय। नंबर दो आपके पास भूकंपीय तरंगे, जो नंबर दो मूल भौतिक होती है वो कौन सी होती है, वो होती है पृष्ठीय तरंगे। पृष्ठीय तरंगों को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, धरातलीय। यानी इनका दूसरा नाम क्या होता है, धरातलीय तरंगे। कि धरातलीय तरंगे कह सकते हो, पृष्ठीय तरंगे आप कह सकते हो, इन्हें सरफेस वेव भी कहते हैं, सतह तरंगे भी कहते हैं। यानी इनको एक नाम और दिया जा सकता है, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, सतह तरंगे। सतह तरंगों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ये आपके पास एक तरह से कौन सी वेव कहलाती है, सरफेस वेव। यानी ये जो वेव होती है इनका जो मोशन होता है वो सिर्फ कौन सी जगह देखने को मिलता है आपको, सिर्फ और सिर्फ भूप्रपटी के अक्षेत्र लिथोस्फीयर में। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, आगे चलकर दो प्रकार आते हैं। इसमें भी आगे चलकर तरंगे कितने प्रकार की बन जाती है, दो प्रकार की। वैसे इन तरंगों को जो आपकी सरफेस वेव है इसका सिंपल नॉमिनेशन क्या लगता है, इनको हम डायरेक्ट एल वेव के नाम से जानते हैं, यानी एल तरंगों के नाम से। यानी आपसे पूछ लिया जाए एल तरंगों के नाम से किसे पुकारा जाता है, या कौन सी तरंगे हैं जो एल के नाम से जानी जाती है भूकंपीय तरंग में, तो भूकंपीय तरंग में जो एल होती है वो कौन सी होती है, पृष्ठीय कह दो या धरातलीय कह दो, सतह कह दो, सरफेस कह दो, एल वेव कह दो, लव वेव के नाम से भी जानी जाती है। दो प्रकार जब बनाए जाते हैं तो एक प्रकार इसका बनता है लव वेव। लव वेव बोलते हैं इसे, प्रेम वाली तरंगे, क्योंकि जो प्रेम है, प्यार है, वही तो तूफान लाता है। ठीक है, तो लव वेव जो है इन्हें हम प्रेम तरंगे भी कहते हैं, और इंग्लिश वर्ड भी लगाते हैं तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, लव तरंगे। इनको तरंगों के अलावा दूसरा नाम और क्या दिया जा सकता है, इन्हें हम प्रेम लहर भी कह सकते हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, प्रेम लहर। तरंग की जगह जो शब्द लगता है वो लहर लगता है। अब दूसरा जो रूप होता है, दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है, वो है आपके पास आर वेव। आर वेव को हम कौन सी वेव कह सकते हैं, रेले। यानी आर वेव जो होती है वो कौन सी वेव होती है, रेले वेव। ठीक है, रेले वेव, लव से रेले, ठीक है, वरना तूफान ज्यादा आएगा, नुकसान ज्यादा होगा। तो लव से रेले, तो यानी लव और क्या है, रेले, दो वेव होती है। इनको हम रेले के नाम से लिखेंगे। रेले एक वैज्ञानिक हुआ है, जियोलॉजिस्ट हुआ है। रेले
तरंग कहा जाता है, इनको रेले लहर कहा जाता है। आपके पास रेले वेव के अलावा इन्हीं तरंगों का एक नाम और रखा जाता है, वो इन्हें कहते हैं हम स्टैनले वेव। स्टैनले वेव यानी जो स्टैनले वेव है, स्टैनले जो तरंग है वो कौन सी तरंग होती है, तो वो आपकी आर तरंग ही होती है। ठीक है प्रीति सर, अब 10:30 पे क्लास नहीं होती, टाइम चेंज हो गया है। वो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है गुड़िया, क्योंकि कोई दिक्कत आ जाती है, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, उसका कंक्लूजन लेते हैं, तो इसलिए क्या है कि थोड़ा वो टाइम पीरियड आगे पीछे हो जाता है। मंडे से क्या लगभग आपको 10:30 के करीब ही क्लास मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, हमने क्या है कल इन्हीं के बारे में क्राइटेरिया पढ़ा था चलते चलते। अब हम इनको क्राइटेरियाज में बदलते हैं कि जो आपके पास नंबर 1 हमने उठाई थी, कौन सी, प्राइमरी वेव, यानी पी वेव जो उठाई है वो कैसी होती है, प्राइमरी वेव, जिन्हें हम प्राथमिक तरंग कहते हैं, कि जो आपके पास पी वेव होती है इन्हें हम प्राइमरी वेव कहते हैं, यानी हिंदी में इनका नाम प्राथमिक तरंगे होता है। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, प्राथमिक तरंगे। अब ये जो प्राथमिक तरंगे होती है इनके और भी नाम हैं। क्यों कहा जाता है इनको, और नाम क्यों लिए जाते हैं? जब ये चलती है तो कैसे चलती है, मान लीजिए आपके पास ये धरती है और इस धरती के अक्षेत्र से जब ये गमन करती है तो किस प्रकार का गमन करती है, तो जब इसका गमन होता है तो वो किस प्रकार का गमन होता है, तो गमन हम दर्शाएंगे 3 डायमेंशनली कैसे होगा। ये आपके पास क्या है कि अर्थ सरफेस है, और जब आपके पास ये प्राइमरी वेव चलती है तो क्या करती है, कंप्रेशन पैदा करती है, संपीड़न पैदा करती है। यानी ये जब तरंगे चलती है तो ये क्या पैदा करती है, संपीड़न। संपीड़न के चलते इनको हम एक नाम और दे देते हैं, कंप्रेशनल वेव। यानी आपसे पूछा जाए कि ये कंप्रेशनल वेव होती क्या है, कि जब ये पृथ्वी के किसी भी हिस्से में चलती है तो कंपन जो संपीड़न पैदा करती है तो वो इस प्रकार करती है कि जैसे ये इधर आ रही है तो ये कणों को क्या करती है, एक जगह क्या इकट्ठा करने की कोशिश करती है, फिर आपके कण क्या है दूर दूर, इनको भी आगे चलकर ये क्या करना चाहती है, इकट्ठा, फिर आगे फिर से कण क्या है दूर दूर। यानी इस तरीके से ये गमन करती है तो माध्यम के कणों में क्या पैदा करती है, दाब, क्या पैदा करती है, कंप्रेशन। इस तरीके से गमन करती है। तो ये तरंगे अपने आप में कैसी होती है, जब गमन के समांतर ही कंपन करती है, गमन के समांतर ही संपीड़न करती है, तो ये आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। इन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। किस जैसी होती है, ध्वनिक तरंगों जैसी होती है। कैसी होती है, ध्वनिक तरंगों जैसी होती है। ध्वनिक तरंगों के कारण माध्यम के कणों पे क्या लगता है, दाब लगता है, तो इसलिए इनका एक नाम और रखा जाता है, इन्हें हम प्रेशर वेव भी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रेशर वेव, यानी दाब तरंगे। तो कई नाम आगे देखो, तो आपसे पूछा जाए कि वो भूकंपीय तरंगे कौन सी है जो माध्यम के कणों को, अंदर जो माध्यम है, माध्यम क्या क्या आपके पास, एक तो मेंटल पड़ा, उससे ऊपर क्या है, प्रॉपर्टी है, उससे नीचे जाओगे तो आउटर कोर है, और उससे अंदर जाओगे तो क्या है, इनर कोर है। तो यानी आपके पास अंदर हो सकता है मटेरियल लिक्विड फॉर्म में हो, तो वहां ये क्या है, गमन अच्छे से करती है। तो इसका कारण क्या है, ध्वनिक वर्ड दिया है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा है, तो ये आपके हर माध्यम से गुजरेगी। तो यानी इसका मुख्य विशेषता ये है, इसकी जो मुख्य विशेषता की बात करें तो वो क्या है, इसकी मेन प्रॉपर्टी जो है ये आपकी तीनों माध्यमों से गुजर सकती है, यानी पदार्थ के तीनों माध्यमों से गुजरती है। तो पदार्थ के तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती है। जो पदार्थ हम माध्यम के रूप में लेंगे उनकी तीनों अवस्थाओं से गुजरने में सक्षम है। तो तीनों अवस्थाओं से गुजरने में क्या है, ये किरणें तरंगें सक्षम है, यानी दे आर एबल टू प्रोपागेट ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी जो स्टेट्स ऑफ मैटर तीनों हैं उनमें गुजरने में सक्षम है। यानी
किस में गुजर सकती है ये? ठोस में, द्रव में, और किस में गुजर सकती है? गैस में। ठीक है, यानी ये तीनों ही अवस्थाओं से क्या है? गुजरने में सक्षम है, पहली चीज। अब ये कहता है और इसका फीचर क्या है? और इसका फीचर ये है कि जब ये पैदा होती है, मान लीजिए यहां पे क्या है? आपका भूकंप एक्सप्लोड हुआ है, ये आपके पास क्या है? मेंटल का कोर है, ये फिर क्या है? आउटर कोर बनाएगा, यानी मेंटल, आउटर कोर, और ये क्या है? इनर कोर। अब जब ये क्या है? पैदा होगी, तो आपके पास हर हिस्से से क्या है? गमन करने में सक्षम होगी। मान लीजिए क्या है कि इसका एक क्षेत्र इस तरीके से अगर हम दर्शाएं, तो ये आपका जो रेड जोन में बना रहा हूं, ये आपकी इस तरीके से मेंटल के साथ क्या हो रही है? परावर्तित। और अब क्या है? इनर कोर से चलती है, तो क्या है? आपके पास यहां तक का जोन हो सकता है, फिर अगर ये यहां पे आए तो इस तरीके से पहुंचेगी। ये क्या है? आपके पास इनर कोर से पास हो रही है, इस तरीके से गुजर कर ये एक डायग्रामेटिकल सेक्शन दे रही है हमें। तो ये आपके पास किस तरह की तरंगे हैं? ये आपकी पी वेव हैं, जो पैदा हुए स्थान से एक छायाकृत भाग में एक कोणीय मान के बीच में उपस्थित नहीं होती। मैंने कहा था, पीछे भी बताया था कि जो भूकंपीय तरंगे होती है, इनका छायाकृत भाग शैडो जोन कौन सा होता है? तो ये शैडो जोन होता है। ये आपके पास किस डिग्री से किस डिग्री तक होता है? ये 105 डिग्री से और 145 डिग्री तक होता है। यानी इसका मतलब ये है, इस क्षेत्र में ये तरंगे आपकी मौजूद नहीं होगी, कि जो ये छायाकृत भाग है, जो हमने शैडो पोर्शन दिखाया है, इस क्षेत्र में आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी वेव दोनों उपस्थित नहीं होती। इसमें सिर्फ आपका जो क्राइटेरिया बनता है 105 डिग्री से कहां? 145 डिग्री तक। जैसे हमने पीछे का एक रूप लिया था, ये है कि मान लीजिए इस जगह क्या है? भूकंप पैदा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम दर्शाएं तो किस प्रकार दर्शाएंगे? जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक तरह से जोन बन रहा है। किसका जोन बन रहा है? चाहे तो प्राइमरी हो और चाहे आपके पास क्या हो? सेकेंडरी हो। ये सेकेंडरी जोन है। फिर आपके पास इसी तरीके से आगे चलकर ये हिस्सा बनाती है यूं, यानी हमारे पास किस में से पास कर रही है? कोर में से। कोर में से पास होती है तो क्षेत्र इस तरीके का हम निर्दिष्ट करते हैं। तो ये क्षेत्र जो बनता है वो किसका बनता है? कोर का। तो यहां से लेकर यहां तक जो क्षेत्र बचता है, जो हमने अब डायग्रामेटिकली व्यू दिया है आपको, ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपके पास पूरी तरह से छायांकित कर दिया जाता है। और इस क्षेत्र में आपके पास ना तो P होती और ना ही क्या है? S होती। तो यानी ये क्षेत्र कहां से शुरू होता है? 105 डिग्री, और कहां तक चलता है? 145 डिग्री। इसे बोलते क्या हैं? इसे बोलते हैं शैडो जोन। क्या बोलते हैं? शैडो जोन। यानी ये आपका एक तरह से छायाकृत भाग है, वो छायाकृत भाग जिसमें P और S दोनों ही मौजूद नहीं होंगी। ठीक है, तो हम एक बात को पढ़ चुके हैं कि P वेव आपकी कौन से जोन में नहीं होगी? 105 डिग्री से 145 डिग्री तक नहीं होगी, जबकि ये इनर कोर से भी पास कर सकती है, कोर से भी पास कर सकती है, और मेंटल और क्रस्ट से भी क्या कर सकती है? पास कर सकती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जब ये तरंगे यहां से चलकर यहां तक आती है, कोर से गुजरने में समय कितना लगता है? तो जब ये कोर से गुजर कर आती है, तो याद रखें कि जब P तरंगे, जब भूकंप पैदा स्थान से, जब आप याद रखेंगे कि जहां पर भूकंप पैदा हुआ है, भूकंप पैदा स्थान यानी फोकस, यानी जो आपके पास क्या है? केंद्र, उससे कोर से होकर बाहर की तरफ जाती है, कोर से होकर दूसरे छोर पर पहुंचती है, तो कितना समय लेती है? कोर से होकर दूसरे छोर पर पहुंचने का समय जो है इसका कितना है? तो इसका पहुंचने का जो समय है दूसरे छोर तक, वो होता है 21 मिनट भूकंप के बाद। कि जहां भूकंप पैदा हुआ है, तो इसको फोकस से
कोर के अंदर यानी इस क्रोड के अंदर होकर गुजरने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, 21 मिनट लगता है। जैसे मान लीजिए यहां भूकंप पैदा हुआ है और यहां पर आएगी इस जगह आने में, यहां से यहां तक आने में कोर से होकर गुजर रही है, दूसरे छोर पे आ रही है, तो यहां तक पहुंचने में इसको समय कितना लगेगा, 21 मिनट। और दूसरा आता है कि जब ये कोर्स को छोड़कर जहां स्टेशन तक पहुंचती है उसमें कितना समय लगता है, कि जहां ये पैदा हुई और स्टेशन पे पहुंचेगी, तो मान लीजिए यहां स्टेशन है, तो पैदा होने के बाद स्टेशन जो है, स्टेशन पर पहुंचने का जो समय लेती है वो कितना लेती है, स्टेशन पे पहुंचने का समय इसका लगभग कितना होता है, 11.8 मिनट होता है। यानी भूकंप के पश्चात इसको लगभग 11.5 मिनट मान के चलो आप लगते हैं। तो 11.5 मिनट में ये आपकी कहां पहुंच जाती है, सिस्मिक सेंटर पर पहुंच जाती है। किसके बाद, भूकंप आने के बाद। तो सिस्मिक स्टेशन पर इसको पहुंचने में जो समय लगता है वो कितना लगता है आपके पास, वो लगता है लगभग 11.5 मिनट। कोमल गुड मॉर्निंग, क्या आपके क्लास नोट्स सफिशिएंट रहेंगे? यस डेफिनेटली। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर बात करता हूं तो उसके लिए वेल एंड फुल सफिशिएंट होंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक एक चीज को इन्वॉल्व करेंगे, एक एक चीज को हम राइट डाउन करेंगे। ठीक है, अब जैसे भूकंप की बात मैंने बताई है, ये सारी इन्वॉल्वेशन देनी है मैंने पी वेव की। पी वेव के सारे नॉमिनेशन दिए हैं आपको, पी वेव का चलने का क्राइटेरिया बताया है, और जब ये गुजरती है तो कहां से कहां गुजरती है। आगे इनके हम रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे, और रिफ्लेक्शन के अलावा हम रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन सिर्फ कहां होते हैं, ज्यादातर आपके मेंटल सेक्शन में होते हैं। रिफ्रैक्शन कहां होते हैं, जब आपकी प्रॉपर्टी से आगे नीचे की तरफ जाती है मेंटल, मेंटल के बाद आउटर कोर, आउटर कोर से कहां जाती है, इनर कोर। तब आपकी भूकंपीय तरंगों का क्या होता है, अपवर्तन, उसे रोटेशन बोलते हैं, आवर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये तो बात थी हमारे पास प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी में हमने क्या क्या बताया आपको, कि जो प्राइमरी तरंग थी, पी वेव थी, वो आपकी एक जगह से पैदा होने वाले स्थान से फोकस से कहां जानी चाहती है, फोकस से कोर में होते हुए, फोकस से कोर से दूसरे छोर पर, यानी दूसरी ओर, दूसरे छोर पर समय कितना लेती है, ये लेती है आपका 21 मिनट, यह मैंने बता दिया। और स्टेशन में पहुंचने का समय कितना लेती है, यानी फोकस से स्टेशन तक जाने में समय लेती है वो लगभग 11.5 से 8 मिनट का समय होता है। ठीक है, इतनी देर में ये पहुंच जाती है। अब बात आती है कि पी वेव की जो गति है वो कितनी होती है, वेलोसिटी क्या होती है, कि पी वेव की जो वेलोसिटी आती है वो कितनी होती है। तो ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से लेके 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। यानी आप कह सकते हो कि सबसे तेज भूकंपीय तरंगें कौन सी होती है, तो यही आपकी सबसे तेज भूकंपीय तरंग है। ये जो है ये आपकी सबसे तेज भूकंपीय तरंग होती है। तो सबसे तेज जो भूकंपीय तरंगें होती है वो आपकी कौन सी होती है, पी वेव ही होती है। याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि द स्पीडअप अर्थक्वेक वेव आर विच, या फास्टेस्ट अर्थक्वेक वेव आर विच, या यूं पूछे कि विच सिस्मिक वेव आर वेरी फास्ट, यानी जो सिस्मिक वेव वेरी फास्ट होती है वो कौन सी होती है। तो सिस्मिक फास्टेस्ट वेव, इनको हम क्या कहते हैं, सिस्मिक फास्टेस्ट वेव, यानी सबसे तेज भूकंपीय तरंग, तो सिस्मिक फास्टेस्ट वेव कहा जाता है। तो सिस्मिक जो फास्टेस्ट वेव होती है वो आपकी प्राइमरी होती है। गुड मॉर्निंग। नंबर 1 तो ये कहानी हुई। अब नंबर 2 बात करते हैं हम कि और ये प्रकृति की कैसी थी, तो अनुधेरे थी। कैसी थी हमने बताया है पीछे। तो इनकी गति निकालते कैसे हैं, ये अनुधेरे होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, यानी ये क्या होती है, अनुधेरे होती है, अनुधेरे तरंग होती है, मैंने बता दिया। यानी इसका मतलब है गमन के समांतर। इसका अर्थ क्या होता है कि जिस दिशा में ये चलती है, प्रोपागेट करती है, यानी प्रोपागेशन पैरेललिज्म, तो गमन के समांतर कणों का संपीड़न करती है, कणों का
क्या करती है, संपीड़न यानी कंप्रेशन करती है, तो आपके पास गमन के समांतर करती है, यानी कंप्रेशन ऑफ पार्टिकल पैरेलल टू प्रोपागेशन। यानी जब ये चलती है, जिस दिशा में चलती है, मैंने डायग्रामेटिकली पहले बताया था, ये रहा, यानी प्राथमिक तरंगे जो संपीड़न होती है, जिस दिशा में जा रही है उधर ही कणों का क्या करती है, कंपन करती है, उनका संपीड़न करती है, कंप्रेस करती है। इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया था, प्रेशर वेव रखा गया था। अब बात आती है कि इसका वेलोसिटी क्राइटेरिया दिया किससे जाता है, यानी वेलोसिटी ऑफ प्राइमरी वेव इज गिवन बाय, तो ये होती है स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस 4/3 म्यू डिवाइडेड बाय रो। ये आपका फॉर्मूला है, क्या पता एग्जामिनर पूछ ले, इससे ज्यादा और क्या डिटेल दे सकते हैं हम। तो हमारे पास अगर पूछे कि जो आपकी प्राइमरी वेव है उनको हम किस फॉर्मूले से डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला, इसमें के क्या होता है ये बता देता हूं। यहां जो के है ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो ये आपके पास एक तरह से क्या कहा जाता है, आयतनिक प्रत्यास्था गुणांक कहा जाता है। कि जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है इसे हम क्या नाम देते हैं, जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं आयतनिक प्रत्यास्था गुणांक। तो जो के है वो आपके पास आयतनिक प्रत्यास्था गुणांक है, और जो आपके पास म्यू है, म्यू क्या लिया जाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता का गुणांक। जो म्यू लिया है, ये म्यू लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब होता है आपके पास दृढ़ता गुणांक, कि दृढ़ता गुणांक जो भी लिया जाता है वो आपके पास किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू से। ठीक है, उसके बाद जो रो लिखा है, रो क्या है, जिन चट्टानों से जिस माध्यम से भूकंपीय तरंग गुजरती है उसका घनत्व, यानी ये जो है ये चट्टानी भाग आए चट्टानों का या माध्यम के कणों का, माध्यम के कणों का घनत्व, इसे हम क्या कह सकते हैं, माध्यम के कणों का घनत्व, यानी डेंसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करती है, डेंसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल को रिप्रेजेंट करती है। कि जो मीडियम पार्टिकल की डेंसिटी होती है वो हम किस में लेते हैं, रो में लेते हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया था हमारे पास किसका, प्राइमरी वेव का। तो यानी प्राइमरी वेव हमने क्या की, बहुत ही अच्छे से पढ़ी है। अब आपसे पूछे कि क्या ये नुकसान पहुंचाती है, नुकसान का अगर दायरा देखें तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। याद रखना, ऐसा एक खेल भी है यहाँ कि तरंग दैर्ध्य और आवर्ती में अगर रोल पूछा जाता है तो क्या होता है, वो भी लिख देता हूं कि ये आवर्ती में क्या होती है ज्यादा, तो इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेव लेंथ जो होती है वो क्या होती है, लघु यानी छोटी होती है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है इनकी, छोटी, यानी वेवलेंथ स्मॉलर वेवलेंथ होती है। यानी जो आपकी प्राइमरी वेव है ये किस में होती है, तो स्मॉलर वेवलेंथ में होती है। और बात करें इनकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या होती है, तो इनकी आवृत्ति ज्यादा होती है। आवृत्ति जो है वो क्या होती है, ज्यादा। सभी भूकंपीय तरंगों से इसकी आवृत्ति क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। याद रखना, यानी फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम, यानी जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब वेव निकालने का भी एक सूत्र है, उसको चलो रहने दो, हमारे पास कोई खास चीज नहीं है, लिख देता हूं। अगर आप डिटेल में और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हम लिख देते हैं कि इनका तरंग निकालने का सूत्र है कि अगर हम प्राइमरी वेव को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम प्लस 2 म्यू और बाय क्या होता है, रो। लैम जो होता है ये आपके पास लैम कांस्टेंट होता है। लैम कांस्टेंट का मतलब है लैम्डा कांस्टेंट। किसके लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये आपकी प्राइमरी तरंगों को निकालने का सूत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने
पूरी डिटेलाइज्ड फॉर्म में सोलो आउट किया है किसको, प्राइमरी वेव को, यानी हमारी क्या है जो प्राथमिक तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगे हैं। अब नंबर 2 आती है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव का नेचर कैसा होता है। अब एक पॉइंट और याद रखना कि जो हमने प्राइमरी वेव लिखी है इनका हमेशा क्या होता है, अपवर्तन और परावर्तन होता है। यही वो तरंगे हैं जो खास तौर पर किससे गुजरती है, अपवर्तन तथा परावर्तन, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इस रास्ते से गुजरती है। अपवर्तन तथा क्या होता है, इनका परावर्तन होता है, यानी इन तरंगों का रिफ्रैक्शन भी होता है एंड रिफ्लेक्शन भी होता है, कि ये वो तरंगे हैं जिनका रिफ्लेक्शन और क्या होता है, रिफ्रैक्शन अक्कर होता है, और होता किसके कारण है, मीडियम पार्टिकल के कारण होता है। ठीक है, अब बात आती है सेकेंडरी वेव, यानी नंबर 2। नंबर 2 जो हम पढ़ना चाहते हैं वो है हमारी एस वेव। एस वेव इसी का ही एक हिस्सा है जो हम भूगर्भिक तरंग पढ़ना चाहते हैं। तो भूगर्भिक तरंग का दूसरा जो रूप है वो कौन सा होता है आपके पास, सेकेंडरी वेव होता है। अब जो सेकेंडरी वेव है इसे नाम क्या क्या दिया जाता है, इसे एक सिंपल वर्ड दिया जाता है द्वितीयक तरंगे या द्वितीय तरंगे। जो एस वेव है, सेकेंडरी वेव इंग्लिश का नॉमिनेशन है, इसको हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव, जो सेकेंडरी वेव होती है भूकंपीय तरंग में, यानी भूगर्भिक तरंगों का दूसरा रूप, इसके और नाम क्या क्या है, इसे हम माध्यमिक, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, माध्यमिक तरंगे, इन्हें हम माध्यमिक तरंगे भी कहते हैं, और इन्हें क्या कह सकते हैं हम, लैटरल एंड शियर वेव, यानी इन्हें हम लैटरल एंड दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, शियर वेव, ये भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा और इन्हें हम क्या कह सकते हैं, यानी लैटरल वेव है, शियर वेव है, माध्यमिक तरंगे हैं, द्वितीयक तरंगे हैं, और इसका जो एक नाम आता है वो लिया जाता है अवरूपण, कि जो हम इन तरंगों को क्या कह सकते हैं, अवरूपण तरंगे भी कह सकते हैं। अवरूपण तरंगों का मतलब क्या होता है, ये अनुप्रस्थ होती है। ये कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अब इन तरंगों की खास प्रॉपर्टी क्या है कि जिस जगह ये पैदा होती है, आपके पास जिस जगह ये पैदा होती है तो उसके साथ छायाकृत भाग से कैसे गुजरती है, तो यही खास क्राइटेरिया है इनका। जैसे प्राइमरी का अक्षेत्र हमने बताया था कहां, 105 डिग्री से किसके बीच का, 145 डिग्री के बीच का, यानी आपके पास ये जो तरंगे हैं इनर कोर और आउटर कोर के किस रीजन के बीच में नहीं होती। तो मान लीजिए यहां पे एक्सप्लोजन हुआ है, इस जगह जब एक्सप्लोजन हुआ है किसी भी भूकंप का, तो यहां पे जब भूकंप पैदा हुआ तो यहां से ये सेकेंडरी वेव किस रूप में चलेगी, तो ये मान लीजिए इस तरीके से रिप्रेजेंट की जा रही है आपकी, ये आपके पास सेकेंडरी वेव का जोन बनाया जा रहा है जिसमें आपकी सेकेंडरी वेव रीच करेगी। तो ये आपके पास सेकेंडरी वेव का जोन, तो हमारे पास ये जो रीचमेंट है सेकेंडरी वेव की, यानी सेकेंडरी वेव कोर से बहुत ही रेयर क्या है, पास करती है। क्योंकि हमने ग्राफिकली बता तो दिया लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इनका एक क्राइटेरिया सिर्फ यहां तक रुक जाता है, यानी ये हिस्सा ही क्या है, जोन बना पाती है ये हिस्सा है जहां पर ठोस पदार्थ है। तो इसलिए ये रेंज बनती है, ये आपने बताई थी 105 डिग्री से 145 डिग्री। तो सेकेंडरी वेव और जो प्राइमरी वेव है इन दोनों का जो छायांकृत भाग होता है जहां ये नहीं होती, तो वो कौन सा होता है, 105 से 145 डिग्री के बीच में मौजूद है, नहीं होती। ठीक है, ये जो अचीवमेंट ले रही है, ये जो तरंगे हैं, ये आपकी पी वेव है, और ये सिर्फ क्या है आपके पास, सेकेंडरी वेव। ठीक है, तो सेकेंडरी वेव और प्राइमरी वेव दोनों क्या है, उस हिस्से में नहीं होती जहां 105 डिग्री से 145 डिग्री का अक्षेत्र है। अब बात करता है कि ये चलती कहां से, अनुप्रस्थ होने का अर्थ क्या है, तो ये केवल ठोस पदार्थ से गमन करती है। ये जो तरंगे हैं केवल ठोस पदार्थ से चलती है, ये तरंगे केवल धरती के ठोस भाग में गमन करती है। जो ठोस या दृढ़ भाग हो,
से क्या करती है, गमन करती है, प्रोपागेट करती है। तो यानी दे प्रोपागेट ओनली थ्रू सॉलिड पार्ट, यानी प्रोपागेट यानी ये जब प्रोपागेशन करेगी तो प्रोपागेशन थ्रू सॉलिड और रिजिड पार्ट ऑफ अर्थ, थ्रू सॉलिड रिजिड पार्ट ऑफ अर्थ। इस सॉलिड और जो रिजिड पार्ट होता है धरती का, उससे क्या करती है, गमन करती है। तो ये आपके पास क्या चीज है, ये है सेकेंडरी वेव। अब बात है कि अनुप्रस्थ का अर्थ क्या है, कि मान लीजिए जिस जगह ये चलती है तो ये माध्यम या चट्टानों, माध्यम या चट्टानों से गमन लंबवत करती है। गमन जब करती है तो किस प्रकार करती है, लंबवत करती है। लंबवत कैसे दर्शाएंगे, अभी दर्शाते हैं। लंबवत का मतलब है कि प्रोपागेट विद मीडियम 90 डिग्री, यानी मीडियम के पार्टिकल को जब ये प्रोपागेट करवाएगी, ऑसिलेट करेगी, वाइब्रेट करेगी उन्हें, तो प्रोपागेट विद मीडियम पार्टिकल एज 90 डिग्री और परपेंडिकुलर। तो धरती का जोन हम बनाएं तो कैसे बनाते हैं, मान लीजिए आपके पास ये इस तरीके से क्या है, लहर बन रही है, ठीक है। ये धरती के अंदर बनती है यूं ऐसे, और बीच में क्या है, धरती का जोन है। मान लीजिए यहां क्या है, ये सब धरती का पार्ट है, ये धरती की बनी हुई चट्टानें हैं जिनसे ये तरंगें क्या है, इस प्रकार गमन कर रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, धरती का जोन है जिससे ये तरंगें क्या कर रही है, गमन कर रही है, यानी गुजर रही है। और जब ये गुजरती है तो आपके पास मीडियम पार्टिकल को किस प्रकार वाइब्रेट करवाएगी, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करवाएगी। तो यानी धरती के जिस क्षेत्र से गुजरता है इनका जोन, यानी ये तरंग गुजरती है तो एक क्या समुद्री लहर की तरह होती है, लेकिन समुद्री लहर तो सिर्फ पानी की ऊपरी सतह पे होती है। ये क्या होती है, पूरी तरह से मीडियम के पार्टिकल को ऊपर नीचे फैलाव करवाती है यूं। यानी मीडियम पार्टिकल जैसे ये आपका माध्यम है, इसमें जहां से ये भूकंप से पैदा हुई यूं चलती है ये ऐसे, यानी ऊपर और नीचे पूरी तरह 90 डिग्री पर क्या है, कणों को कंपन करवाती है। तो कणों का जो कंपन करती है वो कितने कोणीय मान पर करती है, पूरा 90 डिग्री के मान पर करती है। तो ये जो कंपन बनता है जिससे क्या धरती ऊपर और नीचे होती है। तो जो टेक्टोनिक प्लेट लचीली होती है, कई बार तो ये कहा गया है कि इस तरंग के कारण द्रवीकरण हो जाता है, लिक्विडेशन हो जाती है। लिक्विडेशन का मतलब होता है कि जिस अक्षेत्र भूकंप में ये तरंगें आती है तो वहां जो ढीला ढाला जोन होता है, यानी जिनकी बॉन्डिंग कमजोर होती है, तो वहां क्या कर देती है, ये उथल पुथल कर देती है, यानी वहां पर उसको बिल्कुल नरम बना देती है और यूं लगता है जैसे ये क्या है, द्रव है। तो यानी जब कंपन करता है तो द्रव की तरह कंपन करने लगती है, यानी ढीले ढाले जो पटल होते हैं, जो भी कक्ष होते हैं, उनकी जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तब इससे एक प्रकार की प्रक्रिया पैदा होती है जिसका नाम होता है द्रवीकरण। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो द्रवीकरण है वो आपके पास कौन सी भूकंपीय तरंगों से होता है, कि जो द्रवीकरण है ये आपका कौन सी भूकंपीय तरंगों के कारण पैदा होता है। तो द्रवीकरण आपका किस तरंग से पैदा होता है, सेकेंडरी से, यानी लिक्विडेशन, यानी किसी भी अक्षेत्र की जो प्रॉपर्टी है तो लिक्विफिकेशन प्रोसेस बना देती है। कौन सी तरंगे बनाती है, ये आपकी एस वेव, सेकेंडरी वेव बनाती है। होता क्या है कि तलछटी में, अक्षेत्र की तलछटी में, अक्षेत्र की तलछटी के तल का ढीले ढाले होना, जो कि तेज झटकों के कारण अपनी क्षमता को खो दे। यानी जब ये भूकंप आएगा तो ये तरंगें क्या है, काफी तेजी से आएगी। तो तेज झटकों के कारण ये जो ढीले ढाले तलछट्टे होते हैं ये अपनी
क्षमता, अपनी कैपेसिटी को क्या कर दे, लॉस्ट कर दे, अपनी क्षमता को खो दे, तो हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी को हम द्रवीकरण कहते हैं। तो ऐसे कहा जाता है दो भूकंप देखने को मिले हैं, एक जापान के अंदर और दूसरा कहाँ मिला है, अमेरिका के अलास्का में। ठीक है, तो जापान और अमेरिका के अंदर द्रवीकरण की प्रक्रियाओं के भूकंप मापे गए हैं पुराने जमाने में। अलास्का का तो मैंने बताया भी था, एक 1964 में जो आया था, और चिल्ली में भी आया था, जो खास तौर पर बिगेस्ट अर्थक्वेक ऑन दिस अर्थ, ऑन आवर प्लेनेट, दैट्स बी द चिल्ली अर्थक्वेक 1960 के अंदर 9.5 रिक्टर स्केल के पैमाने की मैग्नीट्यूड थी। तो ये थी प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों हमारे पास किसकी, सेकेंडरी वेव की। अब सेकेंडरी वेव में द्वितीयक होती है। अब बात आती है कि इनकी गति क्या होती है। अब अगर बात करता है कि जो द्वितीयक तरंगे हैं इनकी गति क्या होती है, द्वितीयक तरंगों की जो गति है वो कितनी होती है, तो गति इनकी लगभग 4 से लेकर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो इनकी जो वेलोसिटी है, वेग जो मापा जाता है वो कितना मापा जाता है, वो होता है 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। बात आती है कि इनकी वेलोसिटी लिखी कैसे जाती है। वेलोसिटी ऑफ सेकेंडरी वेव किससे लिखी जाती है, रूट और म्यू बाय रो, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रूट म्यू बाय जो रो लिखा है ये आपको गति देता है किसकी, इन सेकेंडरी वेव की। ठीक है, तो ये कहानी थी प्यारे बच्चों प्राइमरी और सेकेंडरी वेव की। छाया जो दृष्टि क्षेत्र है वो हमारे पास कितना है, वो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में है। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी। अब बात करें कि प्राइमरी और सेकेंडरी में से ज्यादा विनाशकारी कौन है, तो प्राइमरी वेव और दूसरा है आपके पास सेकेंडरी वेव। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव में से आपसे पूछा जाए ज्यादा विनाशकारी कौन है, तो आपकी सेकेंडरी वेव है, द्वितीयक तरंगे होती है, ये ज्यादा विनाशकारी है किसके मुकाबले, पी वेव के मुकाबले। तो ये आपकी ज्यादा विनाशकारी होती है, ये क्या होती है, ज्यादा विनाशकारी होती है, और ये हमेशा चट्टान के कणों को कंपन करवाती है। तो अपने गमन के कहाँ करवाती है, हमेशा लंबवत प्रोपागेट करती है, वाइब्रेट करती है, जिससे वो पार्टिकल ज्यादा क्या होते हैं, उथल पुथल में आते हैं। प्रक्रिया कैसी बनती है, लिक्विडेशन, यानी आपके पास द्रवीकरण की स्थिति पैदा होती है। चाल इनकी कितनी होती है, 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, और डायग्राम हमने पीछे बनाया था। तो ये थी प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों प्राइमरी और सेकेंडरी वेव की। कल के सेशन में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो इनसे आगे की दो तरंगे हैं, जो आपकी एल को कहते हैं पृष्ठीय तरंग, जिन्हें हम लॉन्ग वेव भी कहते हैं, दूसरा लव वेव के नाम से भी जानी जाती है, मैंने बताया था, और एक रेले वेव आती है जिनको हम स्टेनले वेव कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्राइटेरिया प्यारे बच्चों आपको समझाने का, किसके बारे में, वेव नेचर ऑफ सिस्मिक वेव, यानी जो तरंगों की प्रकृति होती है भूकंपीय तरंगों की वो कैसी होती है। ठीक है, तो मिलते हैं भी नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।